हेलो फ्रेंड्स, आइए आज मैथ टेस्ट सीरीज में देखते हैं ये 21वीं वीडियो जो कि आपको एनटीपीसी एग्जाम और जेईई एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए लगाते हैं टेस्ट पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि एक ठोस बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले हम एक बेलन का फिगर बना लेते हैं। ये हो गया बेलन, ये इसकी हो गई हाइट ऊंचाई, ये त्रिज्या हो गई इसकी, यहाँ पे आर। इसका आयतन दे दिया गया है 448 पाई और ऊंचाई भी दे दिया गया है। आपको कहा जा रहा है पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इसके त्रिज्या की। तो सबसे पहले त्रिज्या निकालनी होगी। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और आयतन का मान दिया गया है 448 पाई इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, और एच का मान भी कितना दिया गया है आपका, ये 7 दिया गया है। यहाँ से देखिए पाई और पाई कैंसिल, 7 से इसे कट कर दीजिए तो कितने टाइम में कट जाएगा, ये 64 टाइम में। अब आर का स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा तो आर का मान कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ गया। आर का मान आ गया। अब आपको निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल। एक चीज ध्यान में रखें, पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब ये नहीं कहा गया कि सिर्फ वक्र पृष्ठ। अगर सिर्फ वक्र पृष्ठ कहता तो सिर्फ हम ये कर्व्ड वाला एरिया निकालते, लेकिन वक्र कहा नहीं गया है, कर्व्ड नहीं कहा गया है, इसीलिए पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो कर्व्ड एरिया का क्या होता है 2 पाई आर एच, और प्लस दोनों ओर जो वृत्त का क्षेत्रफल है यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में से कॉमन हो जाएगा 2 पाई आर और इंटू एच प्लस आर। चलिए 2 पाई को रहने देते हैं क्योंकि सारे ऑप्शन में पाई आपका दिया गया है। आर का मान कितना निकला हमारा 8, एच का मान 7 और आर का मान कितना 8 दिया गया है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 16 पाई और मल्टीप्लाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ये आ जाएगा पूरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आंसर। अगर वक्र कहा जाता तो सिर्फ हम यही फॉर्मूला लगाकर जो आता वही आंसर कर देते। तो इसका हो जाएगा 240 पाई आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया, कहता है एक सम त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी। चलिए एक सबसे पहले सम त्रिभुज बना लेते हैं। सम त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये हो गया इसका अंतःवृत्त और ये हो गया ये परिवृत्त। परिवृत्त कहलाता है यानी कि बाहर वृत्त और अंतर्वृत्त ये अंदर। अब परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई दे दी गई है 8 सेंटीमीटर और आपको निकालना है अंतर्वृत्त की। सबसे पहले कि समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a/√3। ओके, और ये दिया गया है आपको 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या। तो भुजा यहां से निकल गया 8√3 ये निकल गया इसका भुजा। अब यहां से अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है फॉर्मूला a/2√3। बस यहाँ पे फॉर्मूला पे हम रख देते हैं क्या, 8√3 भुजा का मान और बटे 2√3। तो ये कट जाएगा कितने, 4 टाइम में, यानी कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि यदि एक सामान्य बहुभुज का आंतरिक कोण 144 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। अब समबाहु त्रिभुज का आंतरिक कोण 144 डिग्री, तो ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये होता है आंतरिक जो होते हैं बहुभुज का आंतरिक कोण का योग होता है ये, लेकिन प्रत्येक आंतरिक कोण के लिए बटे कर देंगे हम भुजाओं की संख्या से। अब यहाँ पे ये आपको लगेगा कि यहाँ प्रत्येक तो कहा नहीं गया है, तो देखिए यहाँ ये भी नहीं लिखा गया है कि बहुभुज का आंतरिक कोण का योग है 144, यहाँ सिर्फ लिखा है आंतरिक कोण, और जब योग नहीं लिखा हुआ हो तो आप इसे प्रत्येक आंतरिक कोण ही माने।
और इसका मान कितना दिया गया है 144 डिग्री। चलिए यहां से अगर आप कट करना चाहे तो कट कर सकते हैं। 12 से आप इसे कट कर दे तो 12 से कितने बार में कट जाएगा, ये 15 बार में, और ये कट जाएगा 12 बार में। फिर ये कट सकते हैं 3 से, ये 5 बार में, और ये 4। अब क्रॉस में कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 5n और माइनस ये कितना हो जाएगा 10। अब ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होके 4n, इसे इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और 5n माइनस 4n इक्वल टू हो गया 10, यानी n का मान कितना आ गया 10। n क्या थी, भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या हो गई 10, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, कहता है यदि एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को x माइनस 3 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। x माइनस 3 से विभाजित करना है, यानी कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 करें तो x का मान कितना आ जाएगा 3। अब x के मान को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है समीकरण x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। x का मान 3 पुट करते हैं तो 3 का क्यूब प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 27, और यहाँ पे हो जाएगा 45, यहाँ माइनस 9 और प्लस 2। जब इसे अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पे कितना आ जाएगा 74 माइनस 9, यानी कि 65 कट के आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अब अगले सवाल में। अगला सवाल दिया गया है, कहता है कि स्कूल की एक कक्षा का 2/7 भाग लड़कियां हैं, यानी कि जितने कक्षा में स्टूडेंट थे उसका 2/7 भाग लड़कियां हैं, तो शेष जो बचे होंगे लड़के होंगे। और यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 560 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। अच्छा, कक्षा का 2/7, तो मान लीजिए कि कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या को मान लीजिए, आप कक्षा का कहा गया है तुलना, तो 2/7 ऐसा तुलना किया गया है ना, 2/7, तो कक्षा की संख्या को आप टोटल मान लीजिए 7x। अब इसमें से बॉयज और गर्ल्स, तो गर्ल्स के बारे में कितना कहा गया है, कक्षा का 2/7, यानी 7 में से 2 जो है लड़कियां हैं, बाकी जो बच गए शेष वो लड़के हैं। और लड़कों की संख्या दे दी गई है 5x, ये लड़कों की संख्या x में, और यहाँ पे 560 दे दी गई है। इसे कट करें तो x का मान कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। अब 132 अगर यहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ पे 112 होगा, 132 नहीं 112 बार में कटेगा ये, तो x का मान अगर 112 आता है, और अब आपसे यहाँ पूछ रहा है क्या कि लड़कियों की संख्या ज्ञात करें, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देख लीजिए 2x दिया गया है, तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 112, x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 224 हो जाएगा यहाँ लड़कियों की संख्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है किसी बटुए में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के समान संख्या में रखे हैं, यदि उनका कुल मूल्य, यहाँ मूल्य होगा, मूल्य 22.50 यानी कि 22.5 रुपया हो, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अब देख लीजिए यहाँ पे कहा गया कि 25 पैसे और 50 पैसे दोनों के सिक्कों की संख्या समान है, तो मान लिए जाए कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के जो हैं, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या मान लीजिए कि x है। 25 पैसे वाले जो सिक्के हैं वो भी x, और 50 पैसे वाले वो भी x ही हैं। तो अब आप देखिए सिक्कों की संख्या में, अगर आप 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 4 सिक्के, और सिक्कों की संख्या है x, तो रुपये में चेंज करना होगा, तो 4 से क्या करेंगे हम डिवाइड, अब प्लस, फिर हो जाएगा सिक्कों की संख्या x है 50 पैसे वाले, 1 रुपये में 50 पैसे की कितने सिक्के 2, तो x/2 ये हो गए टोटल 50 पैसे वाले रुपये, और बराबर टोटल रुपये है 22.50। यहाँ पे अब इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 2250, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 00 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3x/4 इक्वल टू 2250/100, इसे कट करें तो 25 बार में कट जाएगा, और इसे कट करें तो 90 टाइम में, ये कट हो जाएगा 30 टाइम में। x का मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। पूछा गया कि प्रत्येक प्रकार, तो प्रत्येक तो दोनों समान ही है, तो दोनों प्रकार के जो सिक्के हैं प्रत्येक प्रकार के कितनी संख्या है 30, ऑप्शन नंबर ए। आप चाहे तो इसे ऑप्शन से भी चेक करके बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कहता है किसी नगर में 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनसंख्या के में क्रमशः जो है 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, 20% की कमी और 20% की कमी, ऐसा बताया गया 4 साल में। यानी पहले साल में 20% की वृद्धि, फिर दूसरे साल वृद्धि, फिर कमी और फिर कमी, ऐसे होता है। तो कहा गया 4 वर्षों में जनसंख्या में निबल परिवर्तन का प्रतिशत लगभग क्या होगा, मतलब कितने % का परिवर्तन आएगा, घटेगा या बढ़ेगा, तो कितने % से घटेगा बढ़ेगा। चलिए, संख्या तो दी गई नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि जनसंख्या जो है 100। ओके, अब 100 अभी की जनसंख्या। चलिए, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, 20% की वृद्धि यानी 120 हो गई होगी, फिर दूसरे साल वृद्धि, फिर 120, फिर कमी, 20 की कमी तो हो गया 80, फिर से कमी तो फिर 80। अब यहां से कट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो टोटल कट गए। अब इसे कर दीजिए आप मल्टीप्लाई। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 12 × 12 144 हो जाएगा, और 8 × 8 कितना हो जाएगा 64। टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद 9296 आ जाएगा, और बटे 100 है ना, तो 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। यानी कि पहले जनसंख्या थी 100 और अब हो गई है 92.96। तो देख रहे हैं यहाँ पे कमी आ रही है, तो कितने की कमी आ रही है, तो 7.84 इतने की कमी आ रही है। अब परसेंट में पूछा गया है कमी, तो परसेंट में तो आपका 100 था, तो 100 में कमी होके कितना का कमी हुआ 7.84 का, तो परसेंट तो यही हो गया 7.84, ये भी परसेंटेज में ही होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक माइनस में और एक प्लस में। तो यहाँ पे चूंकि कमी हो रही है तो हमारा आंसर ये माइनस में होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, कहता है कि एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही हल किए उसके दोगुने जो है गलत हल किए। यदि उसने 48 सवालों को हल किया तो सही हल किए गए सवालों की संख्या कितनी। चलिए बनाते हैं। सही सवाल मान लिया कि x, और गलत सवाल के बारे में क्या कहा गया, जितना सही बनाया उससे दोगुना गलत बनाया, तो 2x, और टोटल कितना बनाया 3x, और टोटल बनाया 48। यहाँ पे कट करें तो x का मान कितना 16 आ गया। यानी कि पूछा गया था कि सही सवालों की संख्या बताइए, तो सही को हमने क्या माना x, और x का मान आ गया 16, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर गलत सवाल के बारे में पूछा रहता तो 2 × 16 यानी कि 32 हो जाता हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है एक संख्या में 5 से गुना करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है, तो बताइए कि शेषफल क्या है। चलिए सबसे पहले कि माना कि संख्या जो है a b c कुछ भी या x ही मान लेते हैं। चलिए अब संख्या में 5 से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, और गुणनफल में फिर कहा 25 जोड़ा गया, जोड़ने के बाद योगफल में 5 से भागा दिया गया, दे दिया हमने, एवं भागफल जो आया उसमें से मूल संख्या को घटाया गया। मूल संख्या x थी, x को घटाया दिया गया। तब कहता है शेष क्या बचा। चलिए सॉल्व करते हैं। एलसीएम 5 हो जाएगा, 5x + 25, और यहाँ पे हो जाएगा -5x, जो कि ये दोनों कट जाएगा, बचा 25 और बटे 5, तो कितना आ जाएगा भागफल 5, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है कि ए बी सी और एक्स वाई जेड का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ऑप्शन में आपके ए बी सी एक्स वाई जेड 1 या फिर 0, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। क्यों? क्योंकि संख्या ए बी सी और एक्स वाई जेड में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि महत्तम समापवर्तक जो होता है दोनों या तीनों जितनी भी संख्याएं दी हुई रहती है उसका कॉमन होता है HCF, जबकि इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा HCF 1 हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।